हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवी नील और आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ऑडियो स्टोरी विद केवी नील में। और आज आप सुन रहे हैं मेरे साथ भटकती आत्मा के रहस्यमयी प्रेम कथा का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि मैंने आपको भाग 1 में बताया कि उस लड़की यानी कि नीलम की असमय मृत्यु से उसकी आत्मा भटक रही थी और उसकी प्रेम इच्छा अभी भी अधूरी थी, जिसे पूरा करने के लिए वह बेताब थी। नीलम को मरे हुए 10 वर्ष बीत चुके थे और उस घटना के बाद मुझे मेरे घर वालों ने कभी गांव नहीं आने दिया। बहन की शादी की वजह से 10 वर्ष बाद मैं वापस गांव फिर से आया। 10 वर्ष बीत जाने की वजह से मैं ये सारी बातें भूल चुका था और अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। मैंने देखा मेरा घर नया बन चुका है और आसपास के खंडहर भी टूटकर नए घर बन चुके हैं। लगभग सब कुछ बदल चुका था। घर पे एक शादी का माहौल था, जिस वजह से घर में बहुत लोगों की आवाजाही लगी हुई थी और काफ़ी शोरगुल का माहौल था। मैं दिन भर शादी का सामान लाने और ले जाने में व्यस्त रहता था और जब थक जाता था तो घर से 40 मीटर की दूरी पर स्थित मेरा एक बाग, जहां मैं चला जाता था और कुछ देर आराम से बैठकर शांति का आनंद लेते हुए अपनी थकान मिटा लेता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी थकान मिटाने के लिए उसी बाग में बैठा था। तभी एक हवा का बहुत ठंडा सा झोंका आया और मुझे इस तरह से छू के निकल गया जैसे मुझे कोई छू कर गया हो, और मुझे कुछ अजीब भी लगा। मैं झोंके के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से बाग में ही लगे एक जंगल जलेबी के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। उस हलचल ने एकाएक मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने ध्यान से उस पेड़ के चारों ओर और उस पेड़ को देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने फ़ोन में समाचार देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा ज़मीन पर गिरे सूखे पत्तों में किसी के पैर रखने से आहट हुई, और वो आहट एक इंसान के चलने जैसी थी। उस आहट को सुनकर मैंने तुरंत पेड़ की तरफ देखा जिधर से वो आवाज़ आई थी, पर मेरे देखते ही वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। फिर कुछ ही देर में वहाँ मेरा चचेरा भाई रमन आ पहुँचा, जिससे मैं सब कुछ भूलकर उससे बातें करने लगा। फिर उसी के साथ घर आ गया और उसके अगले दिन मैं शादी के कपड़े लेने के लिए सबको लेकर शहर चला गया। शहर जाकर हम लोगों ने पूरे दिन शादी की शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग गांव आ गए और अब अगले दिन मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं लगभग खाली ही था। शांति और आनंद की तलाश में बाग में आ गया। मैं बाग में बैठा फ़ोन चलाने में मस्त था। तभी अचानक से मेरी नज़र उस पेड़ की तरफ पड़ी और इस बार मैं एकदम से डर गया। उस पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी और वो चुपचाप खड़े होकर मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उसे देखकर अनदेखा किया और ख़ुद को संभाला। फिर मैं वापस अपने फ़ोन को देखने लगा और 5 मिनट तक एक वीडियो देखकर जब मैं वापस मुड़ा तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी और फिर कहाँ चली गई, क्योंकि उस बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था और उसी रास्ते पर पड़ी बेंच पर मैं बैठा था। मैंने उसे न आते देखा और न जाते देखा। इस घटना से मैं डर गया और वहाँ से उठकर वापस घर आ गया। घर आकर सारा दिन मैं उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। उसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल की रही होगी और वह देखने में एक बेहद ही आकर्षक थी। मैं उसे देखकर डर भी गया था, पर वह मुझे पसंद भी आ गई थी। पर वह कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते 2 दिन निकल गए। फिर शादी से एक दिन पहले गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं। तब मैंने उसे फिर शाम को अपने घर पर देखा। जब मैंने उसे अपने घर पर देखा तो वो मुझे ही देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर बदले में मैं भी मुस्कुरा दिया और यही मेरी पहली गलती थी।
पर मैं आगे होने वाली घटनाओं से अनजान था। पर मैं मन ही मन बहुत खुश था और उसका ध्यान अपनी ओर देखकर शायद मुझे ये लगा कि वो मुझे पसंद करती है। फिर थोड़ी ही देर में वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मैं भी बाहर के कामों में व्यस्त हो गया और फिर रात को मैंने रमन से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया वो यहीं पिछली गली में 2 घर छोड़ के रहती है और उसका नाम प्रीति है। लड़की की जानकारी लेने के बाद मैं सो गया क्योंकि दिन भर मैं काफ़ी थक चुका था और अगले दिन बहन की शादी थी। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के ढेर सारे काम निपटाने थे। फिर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वही लड़की मेरे लिए चाय लेके आई थी और मेरी चादर खींच के मुझे उठा रही थी। मैं उठा खड़ा, फिर उसके हाथ से चाय लेकर उसे एक स्माइल दी और बदले में उसने भी मुझे स्माइल दी। पर वो चाय का कप पकड़ा के वहीं पर खड़ी रही, मुझे देखती रही मानो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मुझे उसके भाव समझ आ गए और मैंने उससे पूछा कि आपको कुछ कहना है क्या, मुझसे कोई बात करनी है? तो उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने उससे कहा बोलिए, पर उसने कहा यहाँ नहीं। तो मैंने कहा कि यहाँ नहीं तो कहाँ? वो बोली दोपहर में 12 बजे के आसपास बाग में आ जाना। मैंने भी हाँ कर दी और फिर नहा धो के अपने काम में व्यस्त हो गया। उस दिन लगा कि टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी ही कट गया है। मैं काम में व्यस्त था और मैंने एकाएक अपनी हाथ घड़ी देखी तो उसमें 12 बजने वाले थे। तो मैं वहाँ से नज़र बचा के बाग में चला गया। वहाँ देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैं बेंच पर बैठ गया, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा भाई का फ़ोन था और वो बोल रहा था कहाँ है तू, घर पे आ, सब तुझे ढूंढ रहे हैं। पड़ोस के गांव से मिट्टी के कुछ बर्तन लाने हैं जिसलिए तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना है। मैंने उससे बोला कि 10-15 मिनट संभाल ले भाई, मैं आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। तभी मुझे एकदम से मेरे पीछे से किसी के लिपटने का एहसास हुआ और मैं चौंक गया। फिर डरते हुए मैंने देखा तो वो प्रीति थी और वो मुझसे लिपट कर खुश होते हुए बोली मैंने तुम्हारा 10 साल इंतज़ार किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उसकी इस बात को सुनकर मैं भी खुश हो गया और उससे बोला आई लव यू टू प्रीति, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तभी 2-4 मिनट बाद मेरा फ़ोन फिर से बजा और मैंने देखा रमन की कॉल थी। तो मैं प्रीति से बोला मुझे अभी जाना है, बाद में मैं मिलता हूँ तुमसे। उसके बाद मैं घर आ गया और फिर रमन के साथ वहाँ से दूसरे गांव जाकर मिट्टी के बर्तन लेने चला गया। फिर शाम को सारा शादी का सामान आया और पकवान बने, मिठाइयाँ बनी और बारात आई और शादी अच्छे से निपट गई। उसके दूसरे दिन मुझे मेरी कोचिंग से फ़ोन आ गया तो मैं वापस दिल्ली आ गया। यहाँ आके हम दोनों की फ़ोन पर बात होने लगी और ऐसे ही 2 महीने बीत गए। फिर 2 महीने बाद मैं वापस अपने गांव आया और इस बार हमने मिलने का प्लान बनाया। अगले 15 दिन हम रोज़ मिले, पर रोज़ रात को बाग में उसी बेंच पर बैठकर एक दूसरे की बाहों में मिलते थे। फिर ऐसे ही जब 15 दिन बीत गए, मुझे वापस दिल्ली जाना था। उससे एक रात पहले मैंने उससे बोला तुम रोज़ रात को सपने की तरह आती हो पर दिन में कभी नहीं मिलती हो और ना ही दिन में मिलने पर मुझे पहचानती हो, ऐसा क्यों? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली सुबह के 4 बजने वाले हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा तो सच में 4 बजने वाले थे। तो हम दोनों वहाँ से निकलकर अपने अपने रास्ते हो लिए। उसके बाद मैं घर आ गया और आते ही सो गया। फिर सुबह थोड़ा देर से उठा और नहा धोकर पैकिंग की और अपना बैग उठाकर निकलने लगा। तब मुझे उम्मीद थी कि प्रीति भी आएगी मुझे देखने, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी और मैं उसे ढूंढता हुआ अपनी निगाहों से वहाँ से चला गया। रात में जब दिल्ली पहुँचने ही वाला था तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा वो प्रीति की कॉल थी। मैंने भी बिना कोई देरी किए फ़ोन रिसीव किया। फिर मैंने प्रीति से पूछा
तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि वो वहीं थी और गांव में की मेन रोड तक मेरे साथ आई, फिर लौट गई। तो मुझे लगा वो शायद मजाक कर रही है, और मैंने कहा मजाक मत करो, मेरे साथ मैं पहले ही तुमसे दूर आने की वजह से परेशान हूँ। फिर वो बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। फिर उसने मुझे विश्वास दिलाने के लिए बोला कि तुम काली शर्ट और ग्रे पैंट पहन कर गए थे ना। तब मुझे लगा शायद किसी से उसने पूछा होगा, पर उसने फिर बताया कि तुम गांव के मेन रोड से पहले 2 बार पीछे मुड़कर देखे और तुमने पानी भी पिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेला था तो ये सब इसे कैसे पता, और ये थी वहाँ तो मुझे दिखी क्यों नहीं। ये सब सोच ही रहा था कि तब तक बस का कंडक्टर चिल्लाया, आनंद विहार वाले खड़े हो जाओ और उतरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने प्रीति से बोला बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन रख के उतरने के लिए तैयार हो गया। अब सुबह के 4 बज गए थे और रास्ते भर जागने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था, तो कमरे पर पहुँचते ही बिस्तर लगा के सो गया। फिर मेरी आँख सीधा शाम को खुली। फ़ोन पे देखा तो पापा की मिस कॉल पड़ी थी। फिर मैंने पापा को कॉल करके अपना हालचाल बताया और मुंह धो के बैठा ही था कि मुझे लगा कि मुझे भूख लगी हुई है। तो खाने के लिए मैं पास के ही एक स्टॉल पे चला गया। वहाँ छोले भटूरे खाकर मैं वापस आ गया। आते हुए रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए तो उनसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। आते आते रूम पे मुझे लगभग 10 बज गए थे। 10 बजते ही फिर से प्रीति की कॉल आ गई और उसने मेरा हालचाल लिया और फिर पूछा कि खाना खाया। जैसे ही मैंने उसे बताया कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, तभी एकदम से हमारा फ़ोन कट गया। और फिर मैंने कई बार उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन हर बार फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर होने की वजह से लगा ही नहीं। फिर जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो मैं थक हार कर दोबारा सो गया, और फिर अगले कई दिन और रात कॉल की पर उसका फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने रमन को कॉल किया कि जाकर उसकी जानकारी लो और मुझे बताओ। तो रमन बोला, भाई मैं अभी बाहर हूँ, शाम को जाके बात करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। फिर शाम को 8 बजे के आसपास रमन का कॉल आया। रमन ने इस बार फिर जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। रमन बोला, भाई जिस रात तुम्हारी बात हो रही थी उसी समय उसके चाचा ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया था और फ़ोन छीन लिया, पर पता नहीं कैसे प्रीति ने अपने चाचा को उठाकर फेंक दिया और उनसे फ़ोन वापस छीन लिया। उसके बाद फ़ोन को वहीं पर तोड़कर फेंक दिया। फिर अपने चाचा से अजीब आवाज़ में बात करते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा, और उसके इस बर्ताव को देखकर उसके घर वाले बुरी तरह से डर गए और उन्हें कुछ शक हुआ। तो वे सीधा अपने पास के ही गांव में एक बाबा रहते हैं उनके पास गए, और वहां पे जाकर पता चला कि प्रीति को किसी भूत ने पकड़ रखा था। फिर अगले दिन प्रीति को पकड़कर बाबा के वहां ले जाया गया। वहां ले जाकर एक खंभे से बांध दिया गया। उसके बाद प्रीति बेहोश हो गई। तब उसे तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूंक की। तब पता चला कि उस पर किसी नीलम नाम की लड़की की आत्मा रहती थी। उस तांत्रिक ने प्रीति के गले में ताबीज़ पहनाया और घर में आकर पूजा पाठ की। तब से प्रीति ठीक है। रमन की इस बात को सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दिन के बाद जब मैं दोबारा गांव पहुंचा, तब से प्रीति मुझे कई बार मिली, पर उसने मुझे कभी पहचाना ही नहीं, और उसके ना पहचानने की वजह से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। मैं समझ गया था कि आखिर क्यों प्रीति मुझे हर बार बाग में ही मिलती थी और हर बार रात के 12 बजे ही क्यों मिलती थी। उसका कॉल रात में ही क्यों आता था। वो क्यों बोली थी कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, पर मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे यह राय दें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या प्रीति को फिर से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।